नमस्कार। पिछले अध्याय में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समसामयिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत तीसरा मुद्दा आता है, वह आता है साम्यवादी गुट का अवसान। वर्ष 1990-91 में एक महान क्रांति हुई। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद को कब्र में गाड़ दिया गया। 7 नवंबर 1989 को हंगरी में, 29 जनवरी 90 को पोलैंड में, 90 पूर्वी जर्मनी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया में साम्यवादी शासन का अंत हो गया। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने लेनिनवाद को ध्वस्त करने का क्रांतिकारी मार्ग अपनाया। उसने सोवियत संविधान के उस अनुच्छेद 6 के विलोपन का संकल्प किया जिसमें सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता पर एकाधिकार की गारंटी दी गई थी। साथ ही प्रशासन की कार्य शक्ति और महासचिव के स्थान पर राष्ट्रपति को सौंपकर सरकार पर पार्टी के नियंत्रण को निष्प्रभावी करने का निश्चय किया गया। और फरवरी 1990 को सोवियत संसद ने मार्क्सवाद के एक मूल सिद्धांत को स्पष्टतः अस्वीकार कर दिया और उसने घोषणा की कि पार्टी का विचार है कि उत्पादन के साधनों के स्वामित्व सहित निजी संपत्ति का अस्तित्व देश के आर्थिक विकास की वर्तमान अवस्था के प्रतिकूल नहीं है। चौथा, इसमें जर्मनी का एकीकरण। 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया। बिना युद्ध और संघर्ष के 45 वर्ष बाद दो राष्ट्रों का हर्षोल्लासपूर्ण एकीकरण आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। अगस्त 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी होने के बाद वहां का माइन्स बिछाकर तारों की बाड़ लगाई गई थी ताकि कोई सीमा पार न कर सके। लेकिन 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार तोड़ने से पूर्व बीच में लगभग 29 वर्षों में इस कोशिश में 192 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जर्मनी के एकीकरण के प्रयत्नों में सबसे पहली सफलता उस समय मिली जब 9 नवंबर 1989 को बर्लिन को 2 भागों में बांटने वाली बर्लिन की दीवार को तोड़ने का काम शुरू हुआ। और इसके बाद 18 मार्च 1990 को पूर्वी जर्मनी में पहली बार स्वतंत्र चुनाव हुए और फिर 1 जुलाई 1990 को दोनों जर्मनियों का आर्थिक एकीकरण हुआ और दोनों देशों की मुद्रा एक हो गई। 5वां है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में आए परिवर्तनों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का प्रश्न विचारणीय मुद्दा बन गया। शीत युद्ध के अंत, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के स्थान पर एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय और सोवियत संघ के पतन आदि से सहज ही यह प्रश्न किया जाने लगा कि क्या निर्गुट आंदोलन अप्रासंगिक तो नहीं हो गया है। खाड़ी संकट, अफगान संकट तथा मार्च अप्रैल 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के समय नाम की कोई खास भूमिका नहीं रही। आलोचक कहते हैं कि कहने को तो निर्गुट राष्ट्रों के आंदोलन में अब भी 120 देश हैं, पर वे हैं इस समय बिल्कुल बेबस। उसमें पहले भी कोई विशेष दमखम नहीं है, पर शीत युद्ध के चलते दोनों महाशक्तियां कम से कम इनकी बात अवश्य सुन लेती थी। अब इस आंदोलन की इतनी पूछ भी नहीं है। हाँ, निर्गुट आंदोलन की बैठकें बराबर हो रही हैं, पर इसके सदस्य देशों की माली हालत इतनी नाजुक है कि इसके नेता हर समय विश्व बैंक से कर्जे की अर्जी लिए वाशिंगटन में मौजूद रहते हैं। विश्व बैंक में अकेले अमेरिका का सर्वाधिक 20% हिस्सा है और उसकी मर्जी के बिना वहाँ से कोई कौड़ी भी नसीब नहीं हो सकती। इसलिए ये देश फिलहाल अमेरिका के सामने खड़े होने की हैसियत की स्थिति में नहीं है। साथ ही आर्थिक तंगी, भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई बेरोजगारी, गरीबी और जन असंतोष के कारण निर्गुट आंदोलन के देश राजनीतिक अस्थिरता से पीड़ित है। कतिपय विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि बदलती विश्व राजनीति में नाम की राजनीतिक भूमिका की अपेक्षा आर्थिक क्षेत्रों में भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना तथा दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए नाम महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का बढ़ता परिवार। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 51 थी और आज 193 हो गई है। आज न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या में वृद्धि हुई है, वरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी सक्रियता भी बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र, उसके 17 विशेष अभिकरण और 14 मुख्य कार्यक्रम और निधियां विश्व के किसी भी कोने में प्राय सभी मानवों से संबद्ध है। हाल ही में इराक ईरान युद्ध की समाप्ति, नामीबिया की स्वतंत्रता, कुवैत को ईरान से मुक्त कराने, कंबोडिया में शांति बहाल कराने तथा अफगानिस्तान में शांति बहाल कराने में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही। आजकल ये महसूस किया जा रहा है कि दुर्ध्रुवीय व्यवस्था की समाप्ति के बाद अमेरिका के एकमात्र महाशक्ति रह जाने से संयुक्त राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद का इस्तेमाल कूटनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है।
अतः सुरक्षा परिषद का आधार व्यापक बनाने और इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाने की तत्काल आवश्यकता है। आजकल सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ती जा रही है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाले कार्यदल ने सुरक्षा परिषद की सदस्यता 15 से बढ़ाकर 24 करने का सुझाव दिया। नए 9 सदस्यों में 5 स्थायी व 4 स्थायी हो और 5 नए स्थायी सदस्यों में 2 जर्मनी एवं जापान हो तथा शेष 3 का चुनाव अफ्रीका, एशिया तथा लैटिन अमेरिका से किया जाए। सदस्य संख्या में वृद्धि के लिए 2 विकल्प। प्रथम विकल्प है कि स्थायी सदस्यों की संख्या में 6 की वृद्धि करने की सिफारिश। इसके अंतर्गत अफ्रीका, एशिया और प्रशांत, यूरोप या अमेरिका से 2-2 सदस्य शामिल किए जाए। दूसरा विकल्प है स्थायी सदस्यों की संख्या पूर्ववत 5 बनी रहे, इसके साथ साथ 8 सदस्यों की एक नई श्रेणी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इन सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होगा और अस्थायी सदस्यों की संख्या वर्तमान में मात्र 1 की ही वृद्धि करने की सिफारिश। अन्य सिफारिशें हैं कि सामूहिक विनाश के हथियारों, विशेषतः परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए दोषी देशों के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई की सिफारिश और गैर नागरिक कार्यों के लिए उपयोग होने वाले संवर्धित यूरेनियम का निर्माण बंद कर दिया जाए। 7वां, सैनिक गुटबंदियों का घटता महत्व। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैनिक गुटबंदियों का जाल बिछाने की प्रवृत्ति थी। उन्हीं दिनों नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसी सैनिक संधियां अस्तित्व में आई। अब इनका ह्रास आरंभ हो गया है। वार्सा पैक्ट का अंत कर दिया गया है और नाटो भी मात्र नाम मात्र का बना हुआ है। नाटो के स्वरूप में बुनियादी परिवर्तन कर दिया गया। शीत युद्ध में कमी आने के साथ ही नाटो की भांति वार्सा समझौता भी शिथिल होने लगा और चीन समर्थक अल्बानिया में इस समझौते से पृथक हो गया। रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया ने भी इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट है नाटो का पूर्व की ओर फैलाव। रूस ने 1991 में नाटो के साथ जुड़ने की इच्छा प्रकट की थी, पर उस पर अमल नहीं हो सका। हेलेंस्की शिखर सम्मेलन में क्लिंटन और येल्सिन के बीच जिन 5 समझौतों की घोषणा हुई, उनमें नाटो और रूस के बारे में भी समझौता शामिल है। कहा गया कि मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप के देश जो पहले वार्सा संधि संगठन में शामिल थे, नाटो का सदस्य बनाया जाए। राष्ट्रपति क्लिंटन की पहल पर पूर्वी यूरोप के 3 देशों पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य को जुलाई 1997 में नाटो का सदस्य बनाया गया। बुल्गारिया, लाटविया, एस्टोनिया, रोमानिया, लिथुआनिया तथा स्लोवाकिया नाटो अब रूस के दरवाजे तक दस्तक दे रहा है। पूर्वी सोवियत राष्ट्रपति गर्बाचोव के अनुसार नाटो के पूर्व की ओर फैलाव के बड़े गंभीर नतीजे निकल सकते हैं। 9वां, इसके अंतर्गत बाजारों उन्मुख अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों तथा पूर्वी यूरोप के देशों ने लोकतंत्र और मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर अपने कदम बढ़ाने का निर्णय लिया है। सोवियत नागरिकों ने पिछले 75 वर्षों तक एक कड़वा फल चखा था। उन्होंने पूंजीवाद के विरुद्ध एक बेहतर तंत्र बनाने के लिए कम्युनिज्म का निर्माण करने का प्रयत्न किया, किंतु उनका प्रयत्न अत्यंत निराशाजनक रूप में असफल रहा। 1989-91 के वर्षों में अनेक देशों का कम्युनिस्ट साम्राज्य ताश के महल की भांति धराशायी हो गया। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के नागरिकों के सामने अब इसके अतिरिक्त कोई चारा न था। वे साम्यवाद को अपने देश से किसी गंदगी की तरह साफ करते और उनकी उन्नति के लिए नवीन उपायों की खोज करें। मुक्त अर्थव्यवस्था तथा पूंजी तंत्र ने अपनी क्षमता को पिछली 2 शताब्दियों से सिद्ध किया है। अतः और वर्तमान में अनेक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालियां पूंजीवाद की प्रणाली को समाप्त कर इसकी जगह लेने आ रही हैं, किंतु कोई भी प्रणाली इतनी उत्पादनशील सिद्ध नहीं हुई जितना कि मुक्त बाजार व्यवस्था का सिद्धांत और उसकी कार्यप्रणाली रही। संक्षेप में, अब त्वरित आर्थिक विकास के लिए दुनिया के अधिकांश देशों ने पूंजीवादी मॉडल या बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था का सिद्धांत अपना लिया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं मुक्त व्यापार, प्रतियोगिता, स्वतंत्र समझौते, बाजार तथा बाजारू समाज, आर्थिक क्षेत्र में राज्य का कम से कम नियंत्रण, निजी संपत्ति और आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत यूरोप के एकीकरण की दिशा में बढ़ते चरण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप एक विभाजित यूरोप का परिचायक था। यूरोप कई ढंग से विभाजित हो गया था। पूर्वी और पश्चिमी यूरोप, पूंजीवादी और साम्यवादी यूरोप, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, नाटो और वार्सा पैक्ट देश, अमेरिकी समर्थक, सोवियत पिछलग्गू राष्ट्र आदि। लेकिन अब धीरे धीरे यूरोप जो है वो एकीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है और उसके अंतर्गत उसकी यूरो मुद्रा का भी प्रचलन इसके अंतर्गत किया गया। एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई और यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना हुई और 10 नए राज्यों ने यूरोपीय संघ की सदस्यता
ग्रहण की। उसके बाद आता है नव उपनिवेशवाद। विकासशील देश उपनिवेशवाद का विरोध कर रहे हैं और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं, किंतु हाल ही में गेट के महासचिव के प्रस्ताव से नव उपनिवेशवाद का खतरा बढ़ गया। परंपरागत रूप से गेट में केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित नियम ही बनता रहा है, जिनमें मुख्यतः निर्मित माल ही सम्मिलित हैं, जबकि उरुग्वे वार्ता के 8वें दौर में परंपरा से हटकर वार्ता के क्षेत्र में विकास किया गया। और ये क्षेत्र हैं: पहला, व्यापार से संबंधित निवेश उपाय, बौद्धिक बौद्धिक संपत्ति अधिकार के पहलुओं से संबंधित व्यापार, सेवाओं में व्यापार, कृषि। गेट वार्ता की सूची में यह क्षेत्र विकसित देशों के आदेशों से शामिल किए गए। विकासशील देशों की दृष्टि में गेट समझौते का सर्वाधिक ऋणात्मक पहलू यह है कि यह केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं है। इसमें कृषि सब्सिडी, बौद्धिक संपदा, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, विदेशी निवेश उपायों तथा सेवाओं को भी शामिल कर लिया गया। इस समझौते में विकासशील देशों की मांगों तथा आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, केवल विकसित देशों के व्यापार प्रसार तथा हितों को ही आगे बढ़ाने का विचार किया गया। विश्व व्यापार संगठन एक पुलिसमैन की भूमिका अदा करने लगा है तथा एक विकराल व्यवस्था है जिसको अमेरिका जैसे विकसित देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने हथियार के रूप में कायम किया। राष्ट्रपति बुश की नई व्यवस्था। खाड़ी युद्ध की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति बुश ने नई विश्व व्यवस्था के निर्माण की बात कही थी, किंतु उस समय उनकी नई विश्व व्यवस्था की अवधारणा स्पष्ट नहीं थी। गेट समझौते के नाम से डंकुल के प्रस्तावों या धारा 301 से सुशासित श्रीमती कार्ला हिल्स की धमकियां या फिर अणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत पर डाला जा रहा दबाव, हर क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी गहराई में उतरकर देखने का प्रयास किया जाए तो सिर्फ एक ही तथ्य सामने आता है कि अपने व्यापारिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए अमेरिका किसी भी सीमा तक जा सकता है। गेट समझौते से ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत या विकासशील देशी त्रस्तों, इसके कुछ उपबंधों से पूर्वीय यूरोपीय समुदाय के देशों सहित ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कृषि प्रधान देश भी परेशान हैं। यूरोप में विघटन की प्रवृत्ति। पिछले वर्षों के दौरान भूतपूर्व सोवियत संघ और पूरी यूरोप के देशों में साम्यवाद की समाप्ति और उदारीकरण एवं लोकतंत्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। सोवियत संघ टूटकर स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में विभाजित हो गया। दूसरा ऐसा देश यूगोस्लोवाकिया है, जो पहले एक मजबूत राष्ट्र था और विश्वव्यापी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा था, लेकिन वह क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसेडोनिया, यूगोस्लाविया जैसे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। खंडित यूगोस्लाविया का नाम बनाए रखने की भूल सर्बिया ने की थी और मोंटेनेग्रो के साथ मिलकर ये अपने आप को यूगोस्लावी संघ कहलाता था। अमेरिका को स्वीकार नहीं था, अतः कोसोवो को सर्बिया से पृथक करने की रणनीति के अंतर्गत अमेरिका नेतृत्व में नाटो ने सर्बिया पर 11 सप्ताह तक बमबारी की और 4 फरवरी 2003 को लागू नए संविधान के अंतर्गत यूगोस्लाविया का नया नाम सर्बिया एवं मोंटेनेग्रो कर दिया गया। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत नए संगठनों का आविर्भाव। सीटो, वार्सा पैक्ट जैसे संगठनों के पराभाव के साथ साथ राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग ने नए संगठनों की भूमिका का निर्माण किया। इनमें सार्क, आसियान, ग्रुप 8, ग्रुप 15, ग्रुप 24, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन एपेक, नाफ्टा, हिमतक्षेश, बिम्स्टेक, D8, ACD, WSC, GCC, यूनासुर, G20, ब्रिक्स आदि उल्लेखनीय हैं। इस समय WTO के अंतर्गत विश्व व्यापार वार्ता के अवरुद्ध होने के कारण विदेशी व्यापार के द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते एकाएक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि WTO कुछ शर्तों के साथ सीमित दायरों वाले ATF की अनुमति भी देता है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत दक्षिण का उदय। 2008-9 के वित्तीय संकट में विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने बढ़ना बंद कर दिया, तब से दक्षिण के उदय की चर्चा होने लगी। आज दक्षिण का उदय अपनी गति और आकार में अभूतपूर्व है। 21वीं सदी में दक्षिण का उदय सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, दूरसंचार और राष्ट्रीय अभिशासन में बड़ी प्रगति के साथ हुआ है। इसके मानव विकास पर गहरे प्रभाव पड़े हैं। नेक्स्ट है यूरोप में आतंकवाद। 13 नवंबर 2015 को पेरिस में और 22 मार्च 2016 को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में 2 आतंकी हमलों ने संकेत दिया कि IS यूरोप के छोटे देशों की तरफ अपने पैर बढ़ा रहा है।
21 मार्च 2017 को ब्रुसेल्स में हुए आतंकी हमले की पहली बरसी पर ब्रिटिश संसद के बाहर आतंकी हमला हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हुए। हमले के इस ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री थेरेस के समेत 20 सांसद 200 सांसद मौजूद थे और हमले की जिम्मेदारी आईएस ने ले ली। कहने का मतलब यह है कि ये हमले यूरोप के मूल निवासी नहीं, अफ्रीकी देशों से आकर यूरोप में बसे लोग करते हैं। जिन देशों पर यूरोप ने दशकों तक राज किया था, उनके नागरिक अब आकर यूरोप में बस गए हैं। ब्रुसेल्स और बोल्निक में 2 आम हथियारे आतंकी इब्राहिम और खालिद बगतोई, दोनों भाई मोलेनबीक में रहते थे। यह ब्रुसेल्स के पास एक छोटा सा शहर था। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अब यूरोप के अंतर्गत भी धीरे धीरे आतंकवाद अपने पैर बढ़ा रहा है, जो कि एक खतरनाक स्थिति को सामने ला सकता है। लास्ट है इसके अंतर्गत नई श्रेणी के परमाणु हथियार। अमेरिका, रूस और चीन आक्रामक शैली में परमाणु हथियारों की नई श्रेणी तैयार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में 5 श्रेणी है, जिसमें हथियारों के साथ साथ उनके व्हीकल भी शामिल हैं। इनमें नए हथियार आकार में छोटे लेकिन ज़्यादा घातक और सटीक होंगे। बड़े व शक्तिशाली देशों की इस नीति के कारण शीत युद्ध जैसी यानी कि हथियारों की होड़ छिड़ने का खतरा मंडराने लगा है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इससे 60 वर्ष से अधिक समय तक रही शांति के वातावरण का संतुलन बिगड़ सकता है। निष्कर्ष, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति गतिशील है, इसमें द्रुत गति से बदलाव आ रहा है। जहां एक और पिछले 2 दशकों में नई प्रवृत्तियां उभरी हैं, वहीं दूसरी ओर मुद्दे भी बदले हैं। पश्चिमी एशिया में अरब इजराइल शांति वार्ता, दक्षिण दक्षिण सहयोग, परमाणु अप्रसार संधि CTBT, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, यूरोप का एकीकरण, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन, संयुक्त राष्ट्र में सुधार, संयुक्त राष्ट्र का वित्तीय संकट, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, रूस चीन सहयोग, मैसेचुसेट्स संधि, मानव अधिकारों की सुरक्षा, फ्रांस और नीदरलैंड के मतदाताओं द्वारा जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ के संविधान को अनुमोदन न करना आदि, और साथ ही नई जो स्थिति आई है जिसमें कोविड। सैमुअल P. हंटिंगटन के अनुसार विश्व उद्योतर विश्व 7-8 सभ्यताओं के वर्चस्व वाला विश्व है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रमुख मुद्दे सभ्यताओं में मतभेद के उलझते प्रतीत होते हैं। अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध जैसे संबंधों का उत्पन्न होना, अमेरिका का संरक्षणवादी नीतियों का अपनाना जिसमें वैश्वीकरण को झटका लगना, शी जिनपिंग की 1 बेल्ट इन 1 रोड योजना, भारत द्वारा संकोच ताकते हुए समुद्री ताकतों वाले 3 अन्य लोकतंत्रों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ चतुर्कोणीय समूह में शामिल होने का फैसला, साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या, यूरोप में विघटनकारी आंदोलन, शक्तिशाली राष्ट्रों का मिसाइल क्षमता हासिल करने के अनवरत प्रयास, आतंकवाद, दक्षिण चीन सागर विवाद, तेल के दाम बढ़ना आदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ताज़ा विस्फोटक मुद्दे हैं जिनमें सभी देश चिंतित हैं। थैंक यू।